नमस्कार, कोर्ट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उनके पति की हिरासत को चुनौती दी गई है। गीतांजलि ने हेबियस कॉर्पस याचिका में कहा है कि उनके पति को 26 सितंबर को लद्दाख में राज्य का दर्जा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। गीतांजलि ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की है, जिसमें मेरे पति की रिहाई की मांग की गई है। 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन मुझे अभी तक उनके स्वास्थ्य और हिरासत की शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सोनम वांगचुक एक नव प्रवर्तनकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं, जिन्होंने लद्दाख में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दशहरा अवकाश के बाद 6 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आ सकता है। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत ने गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कई एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महंत ने दावा किया है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, जबकि सिंगापुर के अधिकारियों ने जांच में कोई गलत काम नहीं पाया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से जांच को सीबीआई या एनआईए को हस्तांतरित करने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट जमा करने और मीडिया को पूर्वाग्रही रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता की मांग जांच को सीबीआई या एनआईए को हस्तांतरित करना और एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में जांच करना, याचिकाकर्ता और उनके परिवार को गिरफ्तारी और उत्पीड़न से बचाना, पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट जमा करना, मीडिया को पूर्वाग्रही रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकना, याचिकाकर्ता के घर को डिसील करना और बैंक खातों को अनफ्रीज करना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि निष्पक्ष जांच और मुकदमे का अधिकार व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली की एक अदालत के 2 न्यायाधीशों को प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है, जिन्होंने एक जोड़े को जमानत देते समय तथ्यों और कानून की अनदेखी की। यह जोड़ा एक कंपनी को 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी है। न्यायालय ने कहा कि अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एसीएमएम और सत्र न्यायाधीश ने जमानत देते समय स्थापित सिद्धांतों का पालन नहीं किया। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक अकादमी में कम से कम 7 दिनों के लिए प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल एक कंपनी ने आरोप लगाया कि आरोपी जोड़े ने जमीन हस्तांतरण के वादे पर 1.9 करोड़ रुपए लिए, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। जब पता चला कि जमीन पहले ही बेच दी गई थी और गिरवी रखी गई थी, कंपनी ने दावा किया कि ब्याज के साथ उसकी बकाया राशि 6 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। 2017 में शिकायत दर्ज हो गई और 2018 में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2023 में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उनकी गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। न्यायालय ने कहा कि जमानत के मामलों में तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, न कि यांत्रिक तर्क।
न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों ने आरोपी के पिछले कदाचार को नजरअंदाज किया और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार नहीं किया। न्यायालय ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी के खिलाफ जांच पूरी करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने जोर दिया कि उसके निर्देश न्यायपालिका में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अदानी को प्रॉपर्टी बेचने और अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। सहारा समूह ने अपनी प्रमुख संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है। इस बिक्री से मिलने वाली राशि को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। सहारा समूह ने अपनी 88 संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें अम्बी वैली सिटी, होटल सहारा स्टार और सहारा शहर शामिल हैं। सहारा समूह ने दावा किया कि उसने अपनी मेहनत से लगभग 16,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, लेकिन सेबी ने अभी तक निवेशकों को केवल एक छोटी राशि का भुगतान किया है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अदानी को संपत्ति बेचने की मंजूरी देने और समांतर नियामक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। सहारा समूह ने एक निगरानी समिति के गठन की भी मांग की है, जो बिक्री की प्रक्रिया की निगरानी करेगी और निवेशकों और लेनदारों के दावों का निपटारा करेगी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह की अपील पर सुनवाई होने की संभावना है, जिसमें अदानी को संपत्ति बेचने और नियामक एजेंसियों से सुरक्षा की मांग की गई है। सहारा समूह की अदानी को संपत्ति बेचने की योजना निवेशकों को भुगतान करने और समूह की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सहारा समूह और निवेशकों के हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। केरल उच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में मुख्य पुजारियों के चयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस टी.आर. रामचंद्रन नायर को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय न्यायालय द्वारा चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जस्टिस टी.आर. रामचंद्रन नायर की नियुक्ति के साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि चयन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि किसी भी उम्मीदवार को अनुचित लाभ न मिले। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि साक्षात्कार के दौरान दिए गए अंकों को बॉल पॉइंट पेन से ही लिखा जाना चाहिए और इन अंकों की पुष्टि पर्यवेक्षक द्वारा की जाए। चयन प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और सीडी अंक पत्र और उम्मीदवारों की लघु सूची को सीलबंद लिफाफे में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अंतिम लॉटरी ड्रा तभी होगा जब न्यायालय इन सामग्रियों की समीक्षा कर लेगा और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट पर विचार कर लेगा। परंपरा के अनुसार पंडालम शाही परिवार के एक युवा लड़के और लड़की को क्रमशः सबरीमाला और मल्लिकपुरम मंदिरों के लिए लॉटरी ड्रॉ करने के लिए चुना जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चयन समिति के सभी सदस्यों को त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड के प्रधान कार्यालय में अग्रिम रूप से उपस्थित होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हो। दिल्ली की एक अदालत पटियाला हाउस कोर्ट ने BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी को जमानत दे दी है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज ने एफआईआर के विवरण को खंडित कर दिया है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया था और वाहन पलट गया था, जिससे दुर्घटना हुई। 14 सितंबर को एक BMW कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ ने दावा किया कि दुर्घटना एक दुर्घटना थी और उसने जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर नहीं मारी थी। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा
ये स्पष्ट है कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया था और वाहन पलट गया था। अदालत ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स ने घायल व्यक्ति को कोई सहायता नहीं दी और घटना स्थल से चले गए, जो कि पेशेवर कदाचार है। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर दुर्घटना नहीं की थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी एक महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं और उसके पास कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत का यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का उद्देश्य आरोपी को दंडित करना नहीं है, बल्कि जांच और मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले को उनके व्यक्तित्व और नैतिक अधिकारों की अस्थायी सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और विक्रेताओं को उनकी आवाज़ या छवि का अनधिकृत उपयोग करने से रोक दिया है। जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर ने माना कि सेलिब्रिटी की अनुमति के बिना उनकी आवाज़ या छवि का उपयोग उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है। आशा भोसले ने एक एआई कंपनी मेक इंक के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो कथित तौर पर उनकी आवाज़ के क्लोन संस्करण पेश कर रही थी। इसके अलावा अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर उनकी तस्वीर और समानता का उपयोग करके उत्पाद बेचे जा रहे थे। कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म को ऐसे उत्पादों को हटाने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गूगल, यूट्यूब को एआई जनित सामग्री को हटाना होगा जो आशा भोसले की आवाज़ की नकल करती है। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म को उल्लंघन करने वाली पार्टियों की बुनियादी जानकारी प्रदान करनी होगी, ताकि आशा भोसले आगे की कानूनी कार्रवाई कर सके। राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य, यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग और सीबीआई को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीव पुरोहित की खंडपीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 10 से 30 वर्ष की आयु के स्टूडेंट्स में आत्महत्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। याचिका में दावा किया गया कि इसके बावजूद शैक्षणिक संस्थानों में परामर्शदाताओं या मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का कोई प्रावधान नहीं है। ये कहा गया कि प्रतिवादियों के वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सुझाव और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्रस्तुत करें, साथ ही सभी स्तरों पर मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए उठाए जा रहे वर्तमान कदमों की जानकारी भी दें। इस पृष्ठभूमि में अदालत ने मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता उपलब्ध कराने और सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक रखरखाव और मानसिक स्वास्थ्य विषय को शामिल करने के लिए सुझाव और उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मामले को 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 पत्रकारों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिन्होंने एक महिला शिक्षिका पर हमला किया। उन्हें छिंदी चोर कहा। जस्टिस गजेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षिका अनुसूचित जाति से है और आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। आरोपी मुकेश कुमार वाकवत और मोहित जाट ने एक परीक्षा के दौरान शिक्षिका से पूछताछ की थी और उन्हें धमकी दी थी। उन्होंने शिक्षिका को छिंदी चोर कहा था, जिसका अर्थ है छोटा चोर। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपियों ने तर्क दिया था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वे स्कूल में छात्रों से अवैध रूप से पैसे वसूलने की खबर कवर करने गए थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है, जबकि शिक्षिका अनुसूचित जाति से है। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
मद्रास हाईकोर्ट ने करूर में अभिनेता से राजनेता बने विजय की रैली में हुए हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अदालत ने राजनीतिक रैलियों के लिए सख्त शर्तें लागू करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि जब तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बन जाते तब तक राज्य या राष्ट्रीय राजमार्गों के पास कोई रैली नहीं होगी। न्यायमूर्ति एम धनदापानी और न्यायमूर्ति एम ज्योतिरमल की पीठ ने कहा, तमिलनाडु पुलिस की जांच अभी शुरुआती चरण में है और सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ता हादसे के पीड़ित नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर पीड़ित लोग इस अदालत में आते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। आप कौन हैं? इस अदालत को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। अगर जांच में कुछ गलत होता है तो आप आ सकते हैं, यह शुरुआती चरण है। अदालत ने राज्य सरकार और राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे राजनीतिक रैलियों या बैठकों के दौरान पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं के लिए उचित व्यवस्था करें। इसके अलावा अदालत ने कहा कि रैलियों में निकास मार्ग और पार्किंग की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। मदुरै पीठ ने इन निर्देशों को देते हुए 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें सीबीआई जांच की मांग, एसओपी बनाने की मांग और मुआवजे की मांग शामिल थी। 27 सितंबर 2025 को करूर जिले के वेलस्वामीपुरम में टीवी के पार्टी की रैली में एक बड़ा हादसा हुआ। जब विजय प्रचार कर रहे थे, अनुमानित संख्या से अधिक भीड़ आने से स्थिति बिगड़ गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस मामले में कई टीवी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।